बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना न्यू टॉपिक, दैट वन इज़ प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 किलोग्राम लिया जाए तो उसका टेम्परेचर रेज करना है कहाँ तक? अप टू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें डिफरेंट सब्सटेंसेस की, तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि कोई भी क्वांटिटी ली जाए वो मोल के अंदर हो। तो मोल के अंदर क्या खसूसियत है? किसी भी सब्सटेंस का जो हम 1 मोल लेते हैं वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को देखें, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, अब ये मोल के अंदर अब हम बात करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। वहाँ पर हमने बात की थी 1 किलोग्राम, उसका इशू भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ये बराबर होती है, इसको शो करवाते हैं C से, दैट वन इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू अमाउंट। ये इसका कहने फार्मूला है, और इसी से हम इसका यूनिट भी देख सकते हैं। हीट के लिए क्या आ जाएगा? जॉल, एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के लिए यहाँ पर केल्विन, और अमाउंट वो किस में होगी? मोल के अंदर। तो अगर किलोग्राम में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केजी आएगा। तो हम क्योंकि मोल के अंदर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने मोल लिखा है, तो यूनिट हमारे पास आ जाएगा जॉल पर मोल इनटू केल्विन, या इसको जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स जो लिक्विड हैं उनमें जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उनके प्रेशर और वॉल्यूम को ऐसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम बात करते हैं गैसेस के अंदर, तो उनका जब टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है तो गैसेस में प्रेशर और वॉल्यूम को फ़र्क पड़ता है। तब अगर हम यहाँ से, जिस तरह आपकी बुक के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। और जब आप लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसी डेफिनेशन के एंड पे आपने 3 वर्ड्स का इजाफा कर देना कि यहाँ तक लिखने के बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देना। तो ये डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आ जाएगी आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हम यही चीज़ लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सेम डेफिनेशन लिख के एट द एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। ये डेफिनेशन फिर इस तरह से हो जाएगी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये 2019 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो जी प्रूव करना है डेरिवेशन ऑफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। इसको 2 तरीक़ों से हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हम गैसेस के लिए ले रहे हैं। तो 2 तरीक़ों से प्रूव करेंगे। एक दफ़ा हम क्या करेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम के सॉल्व करेंगे, और एक दफ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब ये सपोज आपके पास किसी कंटेनर के अंदर क्या है? गैस है। जब इसको हीट दी जाएगी, ठीक है, क्यों हीट इसको दी गई है, तो डेफिनेटली इसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। अब ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसके अंदर जो गैस है इसका वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो इसको हीट दी गई है वो हमारे पास बराबर होती है Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो n है हम 1 मोल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो n है वो 1 होगा। तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। सो क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, और ये भी हमें बता रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्यू वी किसके बराबर है जी? सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
W वर्क डन। अब यहाँ से कॉमन सेंस की बात है कि जब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो वर्क जो है यहाँ पर क्या होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा। तो वर्क बराबर होता है P डेल्टा V, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। और जब चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारे पास वो ज़ीरो है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, सो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और बाकी क्या बचेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, एंड विद डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा CV डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। ये जी कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो, सो CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T चेंज इन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जो पहले हमने सॉल्व किया था वो किस पर था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो एट कांस्टेंट प्रेशर की जब हम बात करेंगे, अब सेम यहाँ पर भी इफ़ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो राइज होगा या चेंज होगा बाय डेल्टा T। तो जो इसको हीट ट्रांसफ़र होगी, यानी कि ये जो हीट इसको ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है, सॉरी ये वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा इसके अंदर। इस तरह का आपने अरेंजमेंट करनी है कि प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको देखते हैं, जब हीट सप्लाई की गई है, चेंज इन टेम्परेचर आया, जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो दैट वन इज गिवन टू QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T। तो यहाँ से अगेन हमारे पास इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लेके चलेंगे, उसके लिए सॉल्व करेंगे। हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T के बराबर है। इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज़ होगा और जो कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, इसकी अगर हम बात करें, जो हमने प्रीवियसली ये रिलेशन निकाला था, डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम में तो इंक्रीज़ हो रहा है, वर्क डन इट मीन्स यहाँ पर होगा, लेकिन ये सारा इस रेशियो से होना चाहिए कि ये जो प्रेशर है इसके अंदर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेशंस है, डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T, और ये वर्क P डेल्टा V के बराबर है। लास्ट में हमारे पास ये क्या था, चेंज इन वॉल्यूम नहीं था, तो हमने इसको ज़ीरो कंसीडर किया था। यहाँ पर ये चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज यहाँ पर आया है, ये देखिए वॉल्यूम में चेंज आया है। अब जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें मालूम है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और साथ में P लिख देंगे, ये हमें बता रही कि एट कांस्टेंट प्रेशर हम बात कर रहे हैं हीट की, और ये बराबर है CP डेल्टा T, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, और डेल्टा U बराबर आ जाएगा CV डेल्टा T बाई इक्वेशन 4, एंड वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन वो हमें मालूम है PV इज इक्वल टू nRT होती है, और यहाँ पर हम क्योंकि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले रहे हैं, सो N इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पर देखें, जब आपने हीट दी है, टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज आएगा, टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर डेल्टा इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, और इधर वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम में हमें पता है पहले ये वॉल्यूम लेवल था, अब ये वाला हो गया, तो वॉल्यूम में चेंज आया है, जबकि प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट। सो इसको हम लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। अब यहाँ इसी क्वेश्चन में जहाँ पर हमारे पास P डेल्टा V है, वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं R डेल्टा T। तो जिसको पुट करते हैं, इसको पुट करने के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में अब हम पुट करने जा रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये जी, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, R डेल्टा T आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी डेल्टा T हमारे पास है, इन दोनों टर्म्स में भी डेल्टा T है, तो यहाँ से हम डेल्टा T को कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे इस तरफ से डेल्टा T और ये डेल्टा T क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और ये R हमारे पास क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब CV को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा CP माइनस
सी वी इज इक्वल टू आर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप गौर फरमाएं, यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये सी पी में से सी वी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि सी पी में से सी वी माइनस हो रहा है, तो सी पी क्या होगा, ग्रेटर होगा सी वी से। मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर ये क्या ग्रेटर होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, एक दफ़ा समझना है, इसको दोबारा सुने, अच्छी तरह रीड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो इसको दोबारा स्टार्ट से देख लेते हैं हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने स्पेसिफिक हीट की बात की, और फिर हमने कहा कि जब किलोग्राम लेते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, कोई डिफरेंट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है किसी भी सब्सटेंस का किलोग्राम। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि मोल के साथ आप इसको डील करें, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है 1 मोल वो सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। फिर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात की, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर की बात की। यूनिट हमारे पास ये इसका फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली ये इसका क्या आ जाएगा, यूनिट जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और ये हमने इसकी डेरिवेशन की, और डेरिवेशन के अंदर आपने देखा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने हेल्प ली, और ये जो डेल्टा वी है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। फिर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे इसको सॉल्व किया। कांस्टेंट प्रेशर पे सॉल्व करने के लिए सेम उसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने हेल्प ली, और इसमें जो वर्क है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क हुआ है, पहले ये लेवल था वॉल्यूम का, तो अब ये वाला लेवल हो गया, तो वर्क हुआ है यहाँ पे। और फिर हमने आइडियल गैस जनरल गैस इक्वेशन जो है उसकी हेल्प ली, और N1 पुट किया, सॉल्व किया, रीअरेंज इसको किया, वैल्यूज़ पुट की, और आते दिन हमारे पास आंसर आ गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यही हमने क्या करना था, प्रूफ। और ये सी वी जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है सी पी में से, तो फिर यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। डेफिनेशंस में हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको इनके नाम से ही आइडिया हो गया कि रिवर्सिबल जो काम दोबारा हो सके एंड इरिवर्सिबल जो दोबारा ना हो सके, इनके नाम से जाहिर है ये डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। अब ये इसी तरह से है कि अगर सपोज हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं, अगर हम इसको भी देखें, यदि अगर हम सपोज फॉरवर्ड की तरफ मूव किए हैं, तो अगर ये वाली हीट या वर्क की बात करें, ये वर्क डन बाय द सिस्टम आपने कंसीडर किया है, तब रिट्रेस्ड की बात हो रही है। तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली जो इसकी बात करें रिट्रेस्ड, तो ये डेफिनेशन आ गई। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंजिंग इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये इसकी खसूसियत है कि ये स्लोली होना चाहिए, जिस तरह आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई हैं लिक्विफिकेशन की, वेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस जो है ये किस में आ जाता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, क्योंकि इसी से मुतल्लिक़ हमने हीट इंजन भी पढ़ने हैं। और अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which can not be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding, कि जिसको आप exactly retrace नहीं कर सकते, can not be retraced। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करें कोई आपके पास एक्सप्लोजन हो गया, बम धमाका हो गया, तो ये एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, यानी कि वो सारी एनर्जी को आप दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की एक एग्जांपल आपके पास आ गई। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। तो इसकी खसूसियत ये है कि ये बड़ा सडनली होता है, रैपिडली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी इरिवर्सिबल प्रोसेस
तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ये डेफिनेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या इसके MCQs में से पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोसेस है स्लो होता है, कौन सा फास्ट होता है, रैपिडली होता है। तो डेफिनेटली आपको MCQs के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये स्लो है, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये सडनली होता है, रैपिडली होता है। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छी तरह से आपने सुनना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। शुक्रिया।